वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लास गोरखपुर। फ्रेंड्स, मैं हूं मंजित कुमार। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो होगी वो अरस्तु पर आधारित होगी। फ्रेंड्स, तो कहीं मत जाइएगा, हमारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर जो हमारी काव्य क्लासेस में नए हैं तो हमारी काव्य क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स, तो आइए आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, हम अरस्तु को जानने की कोशिश करें तो अरस्तु का जो जन्म हुआ था वो 384 ईसा पूर्व हुआ था और इनकी जो मृत्यु होती है वो 322 ईसा पूर्व होती है, यानी कि इनकी जो जीवन काल का समय था वो 62 वर्ष का था। आइए जानते हैं इनके पिता कौन थे। इनके पिता का नाम मित्रों हमने लिख रखा है। इनके पिता का नाम था निकोमैकस। निकोमैकस एक राजघराने के चिकित्सक थे। ये जो इनके अरस्तु के दादा थे ये भी राजघराने के चिकित्सक थे, यानी कि चिकित्सा जो पेशा था ये अरस्तु के परिवार का पारंपरिक पेशा था। तो पारंपरिक पेशा चिकित्सा होने के नाते अरस्तु के अंदर चीजों को वैज्ञानिक ढंग से सोचने और समझने की क्षमता विकसित की, चिकित्सा पद्धति पारिवारिक पेशा होने के नाते। अब ठीक उसी प्रकार से अरस्तु को भी माना जा रहा था कि अरस्तु भी पारंपरिक पारिवारिक पेशा को अपनाएंगे, एक चिकित्सक बनेंगे। लेकिन प्रकृति ने कुछ और ही अरस्तु के बारे में सोच रखा था। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में दुनिया भर में जाना जाना था, इसीलिए इन्हें राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान होता है। हालांकि अरस्तु को बायोलॉजी का भी पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है और इनको राजनीति विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण स्थान, जो प्रसिद्धि राजनीति विज्ञान में अरस्तु को प्राप्त हुई वो प्रसिद्धि जीव विज्ञान में इनको प्राप्त नहीं हो पाई। हर व्यक्ति आज अरस्तु को राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में जानता है। तो अभी हमने कहा कि चूंकि इनके घर में पारंपरिक जो पेशा था वो चिकित्सा पद्धति का था, तो चिकित्सा पद्धति का पारंपरिक पेशा होने के नाते अरस्तु को क्रमबद्ध चीजों के अध्ययन करने में रुचि थी। तो अरस्तु ने ठीक राजनीति विज्ञान का भी क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना प्रारंभ किया। तो यहाँ हमने लिख रखा है विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि अरस्तु ने क्या किया, जब राजनीति पर अपना विचार देना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने चीजों को वैज्ञानिक तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से खोजने का प्रयास किया। प्लेटो की बहुत महत्वपूर्ण अरस्तु की बहुत महत्वपूर्ण रचना है मित्रों, जो कि है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और अरस्तु पॉलिटिक्स की रचना करने से पहले वो क्या करते हैं, 158 देशों के संविधान का अध्ययन करते हैं और तुलना करते हैं सभी देशों के संविधान में, और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वह राजनीति विज्ञान पर अपना विचार देते हैं कि राज्य ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति बड़ा है कि राज्य बना है, सरकार कैसा होना चाहिए, सरकार के कितने अंग होने चाहिए, बहुत सारी चीजें जो कि राजनीति विज्ञान में अपना विचार देते हुए अरस्तु बताते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष के रूप में पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना की। बढ़ते हैं अगले क्रम पे, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र रूप प्रदान करना, यानी कि राजनीति विज्ञान विषय को एक स्वतंत्र रूप, यानी किसी भी चीज का वो किसी चीज को राजनीति विज्ञान में शामिल नहीं करते हैं। वो कहते हैं राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है, वह किसी चीज पर आधारित नहीं है। और इसी के रूप में अरस्तु के विचारों को पढ़ने के बाद एक विचारक है जिनका नाम है डनिंग। डनिंग कहते हैं राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में, यानी कि राजनीति विज्ञान के जितने भी सिद्धांत पूर्व में या अब तक आधारित रहे हैं उनके इतिहास में अरस्तु का सर्वप्रमुख महत्व इस तथ्य में है कि उसने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। यानी कि अरस्तु महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाते हैं कि राजनीति विज्ञान को उन्होंने एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता दी। बढ़ते हैं अगले क्रम पे। अगला क्रम कह रहा है यथार्थवादी विचार, यानी कि इसके पहले हमने जो प्लेटो को पढ़ा था, तो प्लेटो क्या था, एक कल्पनावादी विचारक था। वो कल्पनाओं पर उनकी जो व्यवस्थाएं थी, जो उनकी रचनाएं थी, जो उनका एक आदर्श राज्य था वो कल्पनाओं पर आधारित था। लेकिन अरस्तु का जो राज्य है, जो अरस्तु का दृष्टिकोण है वो क्या है, यथार्थवादी, वो व्यवहारिक दृष्टिकोण है। वो कल्पना को आधार मान करके नहीं चलते। वो किन चीजों को
व्यवहार में लाया जा सकता है, किन चीज़ों को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, इन सारी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं और एक व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी कि यथार्थवादी विचारक के रूप में सामने आते। तो इसी पर इनके विचारों को पढ़ने के बाद, इनकी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद कैटलिन एक विचारक है जो कहते हैं कि कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। जो अरस्तु एक बीच का रास्ता निकालते हैं व्यवहारिक रूप में, वह कन्फ्यूशियस के बाद, कन्फ्यूशियस को आप लोग जानते होंगे, कन्फ्यूशियस एक चीन के राजनीतिक विचारक रहे हैं। तो इनके बाद वो किसको स्थान देता है? कैटलिन व अरस्तु को स्थान देता है। वैज्ञानिक पद्धति नंबर 4 पॉइंट है। वैज्ञानिक पद्धति, इन्होंने क्या किया? चीजों को समझने के लिए क्या किया? अगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। ये चीजों की अध्ययन पद्धतियां हैं। तो अभी हमने कहा कि पॉलिटिक्स की रचना करने के बाद अरस्तु ने क्या किया था? 158 देशों के संविधान का क्या किया था? तुलना किया था। तुलना किया 158 देशों के संविधान का और एक नया निष्कर्ष निकाला, एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। अब कह रहा है 5वां, सरकार के अंगों का निरूपण। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से आज की सरकार के 3 अंग, मान लीजिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सारे 3 अंग हैं, ठीक उसी प्रकार से अरस्तु ने 2400 साल पहले लगभग वह 3 अंग को निर्धारित करता है, एक नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक। हालांकि उस समय में आज के समय में अंतर है, लेकिन बहुत हद तक ये जो 3 अंगों का निरूपण करता है, 3 अंगों को बताता है अरस्तु, आज की जो 3 अंग सरकार के हैं वो उससे बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। अब हम जानेंगे कि अरस्तु का स्वरूप, राज्य का स्वरूप की विशेषता, यानी कि अरस्तु जो है राज्य का जो स्वरूप निर्धारित करता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ देखा है, बताया कि राज्य स्वाभाविक समुदाय, राज्य क्या है? एक स्वाभाविक समुदाय। इसमें कहता है, इस सेवाइन कहते हैं कि मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में ही स्वाभाविक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से शरीर के अंग होते हैं, शरीर के बिना अंग का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से समाज में तो बहुत सारे समुदाय, समाज है, समुदाय है, परिवार है, ग्राम है, ये सारे समुदाय हैं, लेकिन उन समुदायों में सबसे बेहतर जो समुदाय है क्या है? राज्य है। अब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अरस्तु बताना चाह रहे हैं कि परिवार भी समुदाय है, समाज भी समुदाय है, लेकिन राज्य अपने आप में बहुत बड़ा समुदाय है। वो क्या है? एक स्वाभाविक समुदाय है, उसके बिना किसी भी चीज की पूर्ति नहीं हो सकती। ना समाज का कोई मतलब होगा, ना व्यक्ति का कोई मतलब होगा, ना ही ग्राम का कोई मतलब होगा। तो राज्य पर ये विशेष ज्यादा महत्व देते हैं, ये इनकी राज्य की विशेषता है। और इसी पर सेवाइन कहते हैं, ये तो हमने बता दिया। अरस्तु भी कहते हैं कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ, यानी कि जो राज्य नामक संस्था है जिसमें हम लोग निवास करते हैं, उसका उदय किसके लिए हुआ है? जीवन के लिए हुआ है। लेकिन जो उसका अस्तित्व बचा हुआ है, उसका अस्तित्व जो बचा हुआ है वह सद जीवन के लिए बचा हुआ है, यानी कि व्यक्ति को, समाज को और बेहतर बनाए जाने का जो कार्य होगा वो राज्य ही कर सकता है। यह अरस्तु के राज्य की विशेषता है। अब कह रहा है अगला, राज्य व्यक्ति के पूर्व का संगठन, यानी बड़ा अजीब सा बात अरस्तु कहता है कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले का संगठन है। तो हमने ये पढ़ा था कि परिवार, कुल, समूह, इन सारी चीजों से राज्य का निर्माण होता है, लेकिन अरस्तु ने तो समाज को, परिवार को, ग्राम को तो पीछे छोड़ दिया और सबसे पहले क्या कहता है? राज्य को महत्व देता है कि परिवार, ग्राम, समाज, इन सभी चीजों से पहले ही क्या है? राज्य है। तो ये जो बात अरस्तु कहना चाहते हैं कि राज्य व्यक्ति के पूर्व है, यानी कि व्यक्ति से पहले ही राज्य है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? राज्य पहले है। जैसे ये कहने का मतलब है कि अंश से पहले हम पूर्ण की कल्पना कर लेते हैं। जैसे शरीर है, शरीर पहले
शरीर को पहले रखते हैं, अंग को बाद में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से अरस्तु राज्य को पहले रखते हैं, व्यक्ति को, परिवार को, इन सभी चीजों को बाद में महत्व देते हैं और वो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पहले है। अरस्तु खुद कहते हैं समय की दृष्टि से परिवार पहले है, समय की दृष्टि से क्या है, परिवार पहले है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से क्या है, राज्य पहले है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये अरस्तु का। बढ़ते हैं अगले क्रम पर। अगला क्रम मित्रों कह रहा है कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। फिर वही बात, राज्य क्या कह रहा है कि सर्वोच्च समुदाय। बार बार अरस्तु राज्य को महत्व दे रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि भाई देखिए, परिवार भी समुदाय है, ग्राम भी समुदाय है और राज्य भी समुदाय है, ये सभी समुदाय है, लेकिन जो समुदाय जो सबसे बड़ा है वो क्या है, राज्य है। हम जो अपना पूरा विकास कर पाएंगे, जो हम अपनी प्रगति कर पाएंगे, वो हम राज्य में ही कर पाएंगे। इसलिए राज्य को ये क्या मानते हैं, सर्वोच्च अच्छाई मानते हैं। यानी कि राज्य के बिना हम कोई प्रगति नहीं कर सकते। सारी सुख सुविधाएं हमें कहाँ प्राप्त हो रही हैं, राज्य में ही प्राप्त हो रही हैं। इसलिए जो अरस्तु हैं वो किसको कह रहे हैं, राज्य को सर्वोच्च समुदाय के रूप में बता रहे हैं। मित्रों अंतिम है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं फटाफट आप लोगों को बता रहा हूं।